जैसे कि हमने हमारे चैनल अडा 24/7 पे दावा किया था, 2025 खत्म होने से पहले सभी बड़ी केंद्रीय विद्यालय वैकेंसीज को आपके सामने ले आएगा और वो ले भी आया है। अब ये पैटर्न बना कैसे, इस बार की केवीएस एनवीएस की वैकेंसी कैसे अलग है पिछली बार से, और इंग्लिश के सब्जेक्ट में सबसे बड़ी छेड़खानी क्या हुई है और क्यों हुई है, ये सब मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इस केंद्रीय शिक्षक भर्ती की इंग्लिश के सब्जेक्ट से, चाहे टीजीटी या पीजीटी की पोस्ट के लिए, देन बने रहिए मेरे साथ इसी सेशन में, बिकॉज सबसे जरूरी बात जो सिलेबस के अराउंड बदलाव आए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ विद प्रॉपर प्रूफ एंड लॉजिक, एंड फिर डिटेल्ड एक एनालिसिस जिसमें हम एलिजिबिलिटी वगैरह वगैरह डिस्कस करेंगे, वो एक सेपरेट सेशन मैं करूंगी मेरी बाकी सहायक टीचर्स के साथ। सो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मेरा नाम है ऐश्वर्या पुरी एंड आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर ऑन अडा 24/7। अब ये वैकेंसी जो हमें देखने को मिल रही है, हम इस साल के बिगिनिंग से ही कह रहे थे कि वक्त आ गया है पोस्ट एक्विजिशन के बेसिस पर। इतना तो समझ आ रहा है कि इस साल में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और फिर 2022 में भी कुछ एक ऐसा ही टाइम क्रिएट हुआ था जिस टाइम शुरुआत उत्तर प्रदेश ने अपनी भर्तियों से की थी, तो इस साल की शुरुआत भी ऐसे ही रही, उत्तर प्रदेश ने अपनी भर्तियों से की। और पिछली बार क्या हुआ था, 2022 में पहले एनवीएस वैकेंसी आती है, फिर केवीएस वैकेंसी आती है, बिल्कुल साल के एंड में जाके आई थी 2022 में, और 2023 बिगनिंग में उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवा लिया था विद इन 2.5 महीना। इस बार क्या हुआ, इस बार ईएमआरएस वैकेंसी पहले आ जाती है, उसके बाद हम इंतजार ही कर रहे थे, लग रहा था कहीं ना कहीं कि एनवीएस पहले एनवीएस आएगा वही फिर केवीएस आएगा, लेकिन इस बार ये शिक्षक भर्ती को एक सेंट्रलाइज फॉर्मेट में इन्होंने रिलीज किया है और सेंट्रल ही इनके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये वैकेंसीज आपकी किसकी हैं, केवीएस और एनवीएस की कंबाइल करके इन्होंने दे दी है। फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो गई है, तो आप आई होप अपनी अपनी एलिजिबिलिटी आपने देख ली है, चेक कर ली है, उस पर आप अपने तैयार हैं एलिजिबिलिटी चेक करके। लेकिन देखो, सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है एग्जाम की तैयारी करके, और इस बार एग्जाम में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और ये बदलाव कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड था। ईएमआरएस ने अपनी एग्जाम कैटेगरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टीयर 1 टीयर 2, जहां पर टीयर 1 आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का पार्ट है जिसमें आपके सब्जेक्ट का ज्यादा कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर टीयर 2 आपके सब्जेक्ट बेस्ड होगा, और इसमें क्या है, इसमें आपको रिटन एग्जाम भी देना पड़ेगा, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें रहेंगे। यहां से फिर इवेंचुअली आपकी रैंक वगैरह आगे बनेगी। पेपर 1 टीयर 1 क्वालिफाइंग है नेचर में। क्योंकि ईएमआरएस ने ये पैटर्न अडॉप्ट कर लिया था, और ईएमआरएस वो तीसरी बड़ी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में एजुकेशन देखती है, तो कहीं ना कहीं इस बात का आभास तो लग ही गया था कि केवीएस एनवीएस में भी सिमिलर होने वाला है, और हुआ भी। इन्होंने वैकेंसी भी रिलीज कर दी। वैकेंसी कुछ इस तरीके से है, केवीएस में कुल सभी पोस्ट में मिला रही हूँ, इसमें सभी कैटेगरीज की मिला रही हूँ, सभी विजुअली इंपेयर्ड कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, सभी कैटेगरीज इसमें इंक्लूड करके, सभी बैकलॉग कैटेगरीज इंक्लूड कर ली है, मैंने काउंट कर ली है। तो केवीएस में पीजीटी की 175 पोस्ट रिलीज की है इंग्लिश में, एनवीएस ने पीजीटी की 152 पोस्ट रिलीज की है, केवीएस ने टीजीटी इंग्लिश की 344 पोस्ट रिलीज की है, और एनवीएस ने टीजीटी इंग्लिश की 293 पोस्ट रिलीज की है। अगर आप दोनों वैकेंसीज को कुल मिला लो तो 519 वैकेंसी केवीएस की आई हैं और 445 वैकेंसी यहाँ एनवीएस की आई हैं। तो कुल मिला के 1000 वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटी यहाँ केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी मिला के है इंग्लिश के सब्जेक्ट से। अब इतनी बात भी समझ में आ रही थी, एनवीएस ने पिछले जितने भी अपने साइकिल लिए हैं उसमें सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया, उनके क्वेश्चंस का लेवल बदलता जा रहा था। इतना ही चेंज था, और इतना ही चेंज इस बार भी एंटिसिपेटेड था। लेकिन केवीएस के हवाले से एक बहुत ही बड़ा सवाल मन में बना हुआ था, और वो ये था कि केवीएस अपना एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएगा, क्योंकि लास्ट टू लास्ट एग्जाम 2018 की भर्ती में लिटरेचर पूछा गया था। इंग्लिश के पार्ट में आप अपना आरसी करते हैं, ग्रामर करते हैं, रिटन पोर्शन है, उसके अलावा जो लिटरेचर का पोर्शन है वो कोर लिटरेचर का था, जैसे कि शेक्सपियर, पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल एटसेट्रा। लेकिन 2022 में उन्होंने सिलेबस को चेंज करके उसमें एनसीईआरटी की कहानियां डाल दी थी। अभी इंग्लिश पढ़ने वाले सब कैंडिडेट्स को पता है कि एनसीईआरटीज का कोई खास लेवल नहीं है, अगर आप मतलब कॉलेज लेवल से उसको कंपेयर करो तो स्टोरीज में, पोएम्स में वो डेप्थ नहीं है जिससे एटलीस्ट आप लॉन्ग ऐसे बेस्ड आंसर्स लिख सकते थे। एनसीईआरटी के एग्जाम्स में सीबीएसई खुद अपने एग्जाम्स में आपको बहुत लिमिटेड वर्ड लिमिट पे चला के रखता है, लेकिन फिर जो ईएमआरएस ने अपनी वर्ड लिमिट रिलीज की थी सब्जेक्टिव आंसर के लिए, उसको देख के मैं यही सोच रही थी, और मैं एक्चुअली काफ़ी डिलेमा में थी इस वजह से बहुत देर तक,
कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाएगा, मतलब इतनी बड़ी वर्ड लिमिट इन शैलो स्टोरीज के साथ कैसे कवर की जाएंगी। एंड देन द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग हैपेंड, और सिलेबस आ जाता है साथ के साथ ही। कल सुबह हमें पता चला कि वैकेंसी रिलीज हो गई और रात तक हमें ये पता चल गया कि भाई सिलेबस भी क्या है, और सिलेबस में फिर से बदलाव, और सिलेबस चेंज कर दिया, लिटरेचर कर दिया, लिटरेचर किया तो किया, पीजीटी लेवल पे क्रिटिसिज्म भी ऐड कर दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्टेप मुझे लगता है लिया गया है इस केंद्रीय शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि अगर आप कैंडिडेट से आंसर राइटिंग करवाने वाले हैं, अगर आप इस लेवल पर पहुंच ही गए कि आप अपने कैंडिडेट्स की क्रिटिकल और एनालिटिक स्किल्स को चेक करना चाहते हैं, तो कम से कम उनको उस लेवल का सिलेबस तो दिया जाए जिस लेवल पे जाकर उनकी क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, तब तो जाके वो आंसर लिखेंगे तब जाके तो आप चेक करोगे। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ये स्टेप रहा है, क्योंकि जब पिछली बार KVS 2023 जब एग्जाम हो गया था, उसके बाद हमने हमारे यहाँ पर अडा 24/7 पे ओवर 500 कैंडिडेट्स को मॉक इंटरव्यूज दिए थे एट PRT, TGT एंड PGT लेवल। एंड मुझे याद है उस टाइम पे जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज जिनके होते चले गए, वो आके यही बता रहे थे कि मैम इन्होंने इंटरव्यू में तो हमसे लिटरेचर ही पूछा है, NCERT का कुछ नहीं पूछा, ग्रामर पूछा और कोर लिटरेचर पूछा था। तो जब वो लोग पिछली बार भी इंटरव्यू में कोर लिटरेचर से पूछ रहे थे ना, मैं यही सोच रही थी तब भी कि इन्होंने क्यों सिलेबस पिछली बार चेंज कर दिया, गलती थी उनके पार्ट पे ये। लेकिन इस बार ये गलती उन्होंने सुलझा दी है, और अब हमारे पास एक अच्छा खासा सिलेबस यहाँ आ गया है TGT और PGT इंग्लिश के लिए। अब क्या है सिलेबस में चेंज, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ग्रामेटिकल जो पार्ट है वो मेरी कॉलीग निधि मैम लेती हैं, तो वो तो जब वो मैं उनके साथ एक कंबाइंड सेशन हम लोग करेंगे, उसमें हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। मैम का वो पोर्शन है, मैं उसको नहीं टच करूंगी। मैं आपको अपने पोर्शन के बारे में बता देती हूँ, विच इज सेक्शन डी। सेक्शन डी लिटरेचर को अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बार, तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये TGT का सिलेबस है, ठीक है। TGT के सिलेबस में आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने पार्ट 1 ब्रिटिश लिटरेचर दिया है, पार्ट 2 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश दी है, और पार्ट 3 वर्ल्ड लिटरेचर दिया है। इंडियन राइटिंग में उन्होंने ऑफ कोर्स स्टार्ट किया है एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट से, जो नॉर्मली सभी सिलेबस में रहता है, बट इन्होंने उसमें क्रिस्टोफर मार्लो भी ऐड कर दिए। तो मार्लो हैं, शेक्सपियर हैं, बेन जॉनसन हैं, जो कि जैकोबियन ड्रामेटिस्ट हैं। पोइट्री की अगर बात करें, सो एज ऑफ मिल्टन के पोइट्स हैं जॉन डन, न्यू क्लासिकल पोएट हैं अलेक्जेंडर पोप, रोमांटिक पोएट्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड जॉन कीट्स। इसके अलावा उन्होंने विक्टोरियन एज के एंड मॉडर्न एज के राइटर्स दिए हैं, नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, मॉडर्न प्रोज राइटर वर्जीनिया वुल्फ, मॉडर्न पोएट T.S. एलियट एंड मॉडर्न नॉवेलिस्ट जॉर्ज ऑरवेल। इंडियन राइटर्स की बात करें, बहुत ही लिमिटेड रेंज के राइटर्स हैं, बट अगर आप पिछले जितने भी NBS KVS के एग्जाम्स उठा के देखेंगे, उसमें लार्जली यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट EMRS ने भी इन्हीं राइटर्स से क्वेश्चंस पूछे थे लास्ट टाइम भी। सो वो हैं R.K. नारायण, मुल्खराज आनंद, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय और अमिताभ घोष। वर्ल्ड लिटरेचर है, वर्ल्ड लिटरेचर में गैब्रियल गार्सिया मार्केस, चिनुआ अचेबी, पैब्लो नेरुडा, खालिद हुसैनी। अब मुझे पिछले बार का याद है, पिछली बार जब KVS का एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने पैब्लो नेरुडा से क्वेश्चन पूछा था। सो पैब्लो नेरुडा इस बार भी सिलेबस में दे दिए गए हैं अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये तो कोर लिटरेचर का पार्ट हो गया TGT का। अब PGT में ये वाला भाग एज इट इज है, इसमें बस कुछ नया पोर्शन ऐड है, 2 नए यूनिट्स ऐड हैं। एक इसमें अमेरिकन राइटिंग एडेड है, एक इसमें लिटरेरी मूवमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म एडेड है। आइए देख लेते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा क्लोजअप करके। ये देखो, सो ये आपका जो सेक्शन डी है एज इट इज है सेम, ब्रिटिश राइटिंग है आपका, ठीक है, ब्रिटिश राइटिंग है, सेम है एज इट इज। इंडियन भी सेम है आपका एज इट इज, वर्ल्ड भी सेम है। अमेरिकन में इन्होंने राइटर्स ऐड किए हैं, पोएट्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन, लैंगस्टन ह्यूग्स, और ड्रामा एंड प्रोज राइटर्स हैं आर्थर मिलर, हेमिंगवे, मार्क ट्वेन एंड हार्पर ली। इसके अलावा एक नई चीज जो इन्होंने ऐड की है वो की है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड मूवमेंट्स, एंड ये ट्रूली इन द स्पिरिट ऑफ रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम्स में हमें इस तरीके के जेनेरिक टॉपिक्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ये टॉपिक जैसे मान लीजिए रोमांटिसिज्म है, अब अगर मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री कोई दे दी जाती है तो आप एक बहुत अच्छा उस पर क्रॉसओवर क्वेश्चन बना सकते हो कि बताइए कि विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी में आपको रोमांटिक स्पिरिट्स कैसे देखने को मिलती हैं, या फिर फेमिनिस्ट वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल
नॉवल में टू द लाइट हाउस में आपको क्या फेमिनिस्ट टोन्स देखने को मिलती हैं। सो आप बहुत ही आसानी से इन मूवमेंट्स का क्रॉसओवर कर सकते हो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के साथ। तो टॉपिक पे इंडिविजुअल क्वेश्चन देने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, इन मूवमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक पे इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है, प्लस इनको बैकग्राउंड की तरह यूज किया जा सकता है एक कॉम्प्रिहेंसिव होलसम आंसर क्रिएट करने के लिए। तो अच्छा वे है ये। क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली सिलेबस से बहुत ही खुश हूँ। इससे पहले जब ये वैकेंसी आने वाली थी मेरे दिमाग में मैं सच्ची बता रही हूँ एज ए टीचर, ये सोच के कि मुझे पढ़ाना है अपने स्टूडेंट्स को और ये रिटन एग्जाम तो अब करने ही वाले हैं ऐड, लेकिन मैं एनसीईआरटी के सिलेबस में, और वो इतना ज़्यादा भी है और शैलो है, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में वहाँ स्टोरीज और पोएम्स हैं, लेकिन सब स्टोरीज इतनी इतनी शैलो हैं, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी आंसर राइटिंग, मतलब, और आंसर राइटिंग की लिमिट्स भी जो हमें दी गई हैं वो नहीं मैच करती थी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट अब थैंकफुली एज अ टीचर ऑफ लिटरेचर मैं बिल्कुल तसल्ली से आपको कह सकती हूँ कि ये सिलेबस में बदलाव होना आपके लिए एक फ़ायदे की ही बात है। और मुझे पता है, मुझे कल रात से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हम तो बहुत टाइम से केवीएस के ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर ही रहे थे और अब हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है, क्या करें बताओ, और पानी फिर गया हमारी उम्मीदों पर। तो उनको मैं तब से एक ही बात बोल रही हूँ और आपको भी एक ही बात कहूँगी, ये आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरा है, ये आपके लिए उम्मीद की एक नई किरण बन के आया है। उसका कारण ये है कि एनसीईआरटी के उन टॉपिक्स पे इतना आपको मटेरियल मिलता ही नहीं जितना मटेरियल आपको इन राइटर्स पे मिल जाएगा। प्लस आपको जब आंसर राइटिंग करनी है तो अब आप जस्टिस नहीं कर पाते उन सिलेबस के साथ। अब ये सिलेबस कंड्यूसिव है आंसर राइटिंग के लिए, और बच्चा इस बार वही टिकेगा, कैंडिडेट वही टिकेगा जो सिर्फ प्रीलिम्स को देखकर नहीं तैयारी करेगा, वो प्रीलिम्स को एक बाईपासिंग सिचुएशन लेके चलेगा और एक्चुअली मेंस की तैयारी करेगा। तो डे 1 से आप लोगों को मेंस ओरिएंटेड तैयारी ही करनी है। ऐसी ही तैयारी में, जैसे करंटली मेरा यूपीएलटी ग्रेड का बैच चल रहा है, वहाँ पे भी हम सिमिलर पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर मैं उनको जब पढ़ाती हूँ तो मैं उनको सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना, राइटर का बैकग्राउंड देना, फिर उस बैकग्राउंड से जोड़ना इस पोएम या उस वर्क के कॉन्टेक्स्ट को, फिर हर लाइन में वो थीम कैसे बैठ रही है, उसको कैसे किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन, किसी दूसरे राइटर या किसी दूसरे वर्क से जोड़ सकते हैं। ये सारी क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारे एसोसिएशन बिल्डिंग, ये सारी आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेंगे। लेकिन ये आइडियोलॉजी अनफॉर्चुनेटली इंडिया भर में सब स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती। देश भर की कुछ गिनी चुनी आप सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज को छोड़ दें तो इंडिया में इस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता जिस लेवल का वो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट गाइड, एक टीचर, एक मेंटोर की ज़रूरत होगी और यहाँ पर मैं आपके लिए रहूँगी। सो बस बने रहो हमारे साथ हमारे चैनल पर, ऐसे और अपडेट्स के लिए और जानकारी आपको यहाँ ऐसी मिलती ही रहेंगी। बाकी ये है कि अगर मन बना ही लिया है कि टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी अब करनी ही है, और तैयारी ये दूसरे एग्जाम से अलहदा है, अलग है, देखो सेम तो है नहीं, तो आपको आज और अभी से मूड बना लेना है कि टीजीटी या पीजीटी इंग्लिश की तैयारी शुरू कर रहा हूँ, आज से कर रहा हूँ, अभी से कर रहा हूँ, केंद्रीय शिक्षक भर्ती 2025 के लिए कर रहा हूँ। हमारे बैचेस लाइव हैं ऑलरेडी अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पे जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में टीचिंग वैकेंसीज पे आ जाना, केवीएस एनवीएस किसी पे भी क्लिक कर लीजिएगा तो आपको सभी बैचेस यहाँ मिल जाएंगे। बैच का नाम है सिलेक्शन बैच, क्योंकि सिलेक्शन तो इसी आइडियोलॉजी से मिलेगा जब टियर 1 प्लस टियर 2 को कंबाइंड वे में देखा जाएगा और टियर 2 की तैयारी शुरू कर दी जाएगी टियर 1 से पहले ही। इसी अप्रोच से पढ़ा जाएगा, इसी अप्रोच से सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको डिस्काउंट के बाद ये बैच मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ और कोई और भी किसी दूसरे सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है या फिर किसी दूसरी, क्योंकि नॉन टीचिंग पोस्ट भी आई हैं, अगर आपको लगता है नॉन टीचिंग पोस्ट की भी तैयारी कोई साथ में कर रहा है या आप ही कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, इन दैट केस आप सेंट्रल टीचिंग महापैक ले सकते हैं। अब इन सब में बेनिफिट्स क्या हैं, एडिशनल बेनिफिट्स तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बात मैं आपको अगर बताऊंगी तो चलिए उसको सरप्राइज रहने दीजिए, उसको मुझे वो सरप्राइज है, वो जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन एनीवे आप डिसाइड कर लीजिए आपको तैयारी कैसे करनी है। लेकिन तैयारी करनी है नहीं करनी और सिलेक्शन लेना है ना या नहीं लेना, ये आज डिसाइड करके ही चलिएगा। और जितने भी लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे थे और डिसअपॉइंटेड थे सिलेबस के चेंज को देखकर, मैं सच्ची कह रही हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये चेंज इन सिलेबस आपकी बेहतरी, आपकी बेटरमेंट के लिए ही आया है। तो इसको बहुत ही पॉजिटिवली एम्ब्रेस करो, सोच लो कि ये बदलाव आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए ही हुआ है, और फिर देखना कैसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में क्रिएट होते हैं।
दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीबडी। बने रहिए मेरे साथ ऐश्वर्या पुरी के साथ ओनली ऑन RR 24/7। हैव अ गुड डे, टेक केयर।